पूरे देश भर में वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है और इन सब के बीच में खबर ये निकलकर सामने आई है कि क्या नीतीश और नायडू अब एनडीए का साथ छोड़ने जा रहे हैं। क्या नीतीश और नायडू मोदी की सरकार गिरा देंगे। क्या मुसलमान वोट बैंक को बचाने के लिए नीतीश और नायडू अब तोड़ देंगे एनडीए के साथ गठबंधन। जी हाँ, और इन्हीं मुद्दों पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया। और अब्बास भाई, पूरे देश भर में हम जहां वक्फ बिल को लेकर देख रहे हैं कि चर्चा हो रही है और जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन भी जारी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी एक घटना सामने आई, वहाँ पर भी वक्फ बिल का ही पूरी तरीके से मामला देखने को मिला है कि जिस तरीके से वहाँ पर एक खास समुदाय को टारगेट किया गया, एक खास समुदाय को खुली छूट दी गई। तो ये कहा जा रहा है कि जो देश में माहौल बन गया है, इस माहौल को बनाने में बीजेपी का हाथ है, ये विपक्ष कह रहा है। और तो और ये कहा जा रहा है कि वक्फ बिल में संशोधन करना ही सरकार की सबसे बड़ी गलती है। देखिए, ये वक्फ बिल का जो मुद्दा है, हालांकि 2 अप्रैल से ये लोकसभा में पेश हुआ, 3 अप्रैल को राज्यसभा में पेश हुआ और वक्फ का मुद्दा अभी तक शांत नहीं हुआ है। बिल्कुल सबसे ज़्यादा अगर आग कहीं देखी जा रही है तो बंगाल में आग देखी जा रही है। ऐसे में सवाल तो कई सारे खड़े ज़रूर होते हैं कि सिर्फ खाली जो बीजेपी के विरोधी राज्य हैं यानी कि बंगाल हो, या ऐसे ही राज्यों में हिंसा क्यों भड़क रही है। जो बीजेपी शासित राज्य हैं, आखिर उसमें हिंसा क्यों नहीं भड़क रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ही इस हिंसा को ऑर्गेनाइज करा रही हो, या फिर कौन सी ऐसी वजह हैं जो वक्फ बिल में इतना विरोध मुसलमानों के प्रति बढ़ गया। और अगर विरोध बढ़ गया तो किसकी वजह से बढ़ा। आखिर ममता बनर्जी को क्यों इसका कसूरवार ठहराया जा रहा है। क्या ममता बनर्जी ये वक्फ बिल को लेकर के आई थी? लेकर तो केंद्र सरकार आई थी। तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है, अगर उसके नागरिकों में किसी भी बिल को लेकर विरोध है तो उनको भरोसे मिले, उनको बताए, उनको समझाए। अब भाई बीजेपी का कहना यह है कि इस बिल में कुछ भी गलत नहीं है, हमने सब कुछ ठीक किया है। यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड है जो नाइंसाफ़ी कर रहा था, जो गरीब मुसलमानों के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही थी, पसमंदा मुसलमानों के साथ में, उनके हितों के साथ में हम खड़े हुए हैं। तो ये बताने की ज़रूरत उन लोगों को है, अगर ऐसा है तो। और अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल साफ साफ संदेश ये है कि बीजेपी सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है, मुसलमानों को भी गुमराह कर रही है, हिंदुओं को भी गुमराह कर रही है। हर धर्म, हर जाति, हर विशेष समुदाय के लोगों को यहाँ पर गुमराह करने का काम बीजेपी कर रही है, क्योंकि सिर्फ सत्ता भोगने के उस चक्कर में लगी हुई है। क्योंकि जो राजनीति अंग्रेजों ने की थी, फूट डालो और राजनीति करो, वही राजनीति अब देश के अंदर बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। जी, और अब्बास भाई, एक चीज, छोटी सी चीज यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि वक्फ बिल का जो नुकसान है वो बीजेपी को नहीं हो रहा है। इस बिल का जो नुकसान है वो एनडीए के सहयोगी दलों को हो रहा है। क्योंकि जहां मैं जेडीयू की बात कर लूँ, मैं टीडीपी की बात कर लूँ, मैं बात कर लूँ आरएलडी की, मैं बात कर लूँ अपना दल की, मैं बात कर लूँ हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी की, मैं चिराग पासवान पार्टी की बात कर लूँ, तो ये जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये पार्टियां केवल एक वोट बैंक पर नहीं टिकी हैं। इन्हें मुसलमानों का भी वोट मिलता है, इन्हें दलितों का भी वोट मिलता है, इन्हें पिछड़ों का भी वोट मिलता है, इन्हें अन्य तबकों का मिलता है। और ऐसे में इस बिल का जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वह इन सहयोगी पार्टियों को हो रहा है। और विपक्ष ये खूब खुलकर कह रहा है कि अब ये वक्त आ गया है, कौन अपना है कौन पराया है, इसको पहचाना जाए। और यहाँ पर मुसलमानों ने जिस तरीके से एनडीए के सहयोगी दलों को झटका दिया है, इसका क्या वाकई बड़ा जो नुकसान है चुनावों में आने वाले समय में इनको उठाना पड़ेगा। देखिए राहुल जी, बिल्कुल यहाँ पर जो भी राजनीतिक पार्टीज होती हैं उनके वो तो कभी भी फैसला ले सकती हैं। भाई सरकार चुनाव तो 5 सालों में आता है। हाँ। लेकिन जब चुनाव आता है तो जनता के पास में एक बार ही समय मिलता है कि वो उनको सबक सिखाए कि हमने जिस हित के लिए आपको चुनकर भेजा था, आपने वो काम किया है या नहीं किया है। और अगर उनके हितों का काम नहीं हुआ है तो बिल्कुल जनता के पास में ये पावर है कि वो किसी को भी पलट सकती है। आपने देखा कि कांग्रेस कहाँ 400 सीटों पर हुआ करती थी और कहाँ 40 सीटों पर टक्कर के रह गई। पिछली बार अगर 2019 के चुनावों में बात करें तो 45 सीटें यहाँ पर कांग्रेस की थी और वहीं पर बीजेपी की 2 सीटों से लेकर कहाँ पर 300 से पार सीटें निकल गई। तो ये खाली वक्त का बदलाव है, वक्त का पहिया है, ये घूमता है। और आज जो बीजेपी 300 सीटें जीत करके आई थी, अब वो 240 पर आ गई है, अब उसका ग्राफ गिर रहा है और हो सकता है कि वापस वो 2 सीटों पर जाकर सिमट जाए। तो ये वक्त का पहिया, कितनी पार्टी आई और कितनी पार्टी चली गई। नई नई पार्टी आती हैं, उभरती हैं, उसके बाद में चली जाती हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर आए थे,
कितने शानदार तरीके से उसके बाद पंजाब में सरकार बनाई, लेकिन दिल्ली से सफाया हो गया, पंजाब से सफाया होने वाला है। अब देखिए कि बहुत सारे जो है ये तख्त व तालाज किसी राजा के नहीं हुए, किसी बादशाह किसी की नहीं हुई। कभी भी यहाँ पर जो है वो उनका जो है यू टर्न आ जाता है, कभी भी यहाँ पर जो है उनकी सरकार गिर सकती है। तो वही राजनीति यहाँ पर अब बीजेपी कर रही है। हिटलर का मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हिटलर कितना बड़ा तानाशाह था, उसने क्या कुछ नहीं किया, उसने सारे यहूदियों को कटवा दिया, मरवा दिया, अपनी राजशाही उसने एक कायम कर रखी थी, जो कहता था वही होता था। लेकिन क्या हुआ बाद में हिटलर को खुद अपनी कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा और अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। तो क्या यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब्बास भाई होगा? कुर्सी छोड़ने की जो नौबत है वे पीएम मोदी की आ रही है, क्योंकि नीतीश और नायडू को अपने आगे भी भविष्य अगर देखना है, उन्हें अपने आगे भी राजनीतिक पार्टी को देखना है, तो उन्हें अपने वोट बैंक को बचाना होगा। अगर अपने वोट बैंक को नहीं बचाएंगे तो बीजेपी इन्हें बड़ा झटका दे जाएगी। देखिए बिल्कुल बात यही है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीजेपी जो है वो अभी खाली हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेल रही है और जनता जो है वो अब समझ चुकी है। और यही वजह है कि 2024 के चुनावों में इन्हें बैसाखियों का इंतजार करना पड़ा। और अगर ये बैसाखियां हट जाती हैं तो ये बिल्कुल हाशिए पे आ जाएंगे। और अगर दोबारा चुनाव देश के अंदर होंगे तो जो 240 सीटें इनको मिली हैं वो फिर से ये 40 सीटों पर सिमटते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर इनको पता चल जाएगा कि हिंदू मुस्लिम से कुछ होने वाला नहीं है। अगर देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए काम करेंगे तो कुछ जाकर के हो सकता है। ऐसे में बिल्कुल यहाँ पर ऐसी संभावनाएं, अगर नीतीश नायडू यहाँ पर पलटी मार जाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी अपने जीवन में तो वापस दोबारा में सत्ता में बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे। तो ये देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि जो मौजूदा समय की तस्वीर है, जो मौजूदा समय के हालात हैं, वो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर साफ तौर पर बता रहे हैं कि आज जो बड़ा जो नुकसान है वो नुकसान किसी और को नहीं उठाना पड़ रहा। आज जो सबसे बड़ा नुकसान है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है एनडीए के सहयोगी दलों को। लेकिन क्या वाकई जिस तरीके से ये जो वोट बैंक है मुसलमानों का, दलितों का, ये वोट बैंक अगर विपक्ष की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो क्या जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनका अब्बास भाई अस्तित्व फिर खत्म हो जाएगा? देखिए क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हुआ है और बल्कि वो बढ़ती गई हैं। लेकिन तो अब्बास भाई जी आप अपनी बात आगे जरूर रखिएगा। मैं बात करूंगा शिवपाल यादव ने एक पार्टी बनाई, उसका पूरी तरीके से रोल खत्म हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में एक वक्त बड़े चेहरे थे, सपा में आए, कोई बात नहीं बनी, वे भी पार्टी बनाते हैं, रोल खत्म हो गया। आज राजभर की पार्टी का कोई अपना रोल नहीं है, अपना दल का इतना बड़ा कोई रोल नहीं है। इस हिसाब से क्या माना जाए टीडीपी का, जेडीयू का, आरएलडी का भी यही हाल होगा? देखिए राहुल जी समय थोड़ा कम है, बस शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि आपने शिवपाल यादव की बात की, आपने बात की छोटे छोटे दलों स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो इनका अस्तित्व कभी था ही नहीं। जब से शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी बनाई कितनी सीटें वो लेकर के आए? बिल्कुल नहीं, सफाया 0 बटे सन्नाटा। स्वामी प्रसाद मौर्य कितनी सीटें लेकर आए? 0 बटे सन्नाटा। इनका कभी अस्तित्व था ही नहीं। और जो क्षेत्रीय दल हैं वो जितनी सीटों पर, जैसे आपने राजभर का एग्जाम्पल दिया, राजभर अभी भी अपने क्षेत्र में मजबूत है। यहाँ पर राजा भैया की बात कर ले, वो पहले 1 सीट पर चुनाव लड़ते थे, अब 2-4 सीटों पर लड़ते हैं, मजबूत है। अनुप्रिया पटेल भी अपने क्षेत्र में पहले से ज्यादा मजबूत है, पहले से ज्यादा कमजोर नहीं हुई है। जयंत चौधरी छोटे दल हैं, अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं। तो छोटे छोटे दल हैं, अभी तक तो मजबूत हैं, लेकिन हाँ बीजेपी उनको कमजोर करने का काम जरूर कर रही है। और मुझे लगता है कि वो दल भी अब बीजेपी का साथ छोड़कर उनको ये दिखा देंगे कि अगर हमें कमजोर करने का कोशिश आप करेंगे तो फिर हम आपके साथ में न रहेंगे। और अगर ये बीजेपी हट जाती है तो वो दल एक बार फिर से जो है पावर में आते हुए दिखाई देंगे। जी, ये देखिए हमारे जो सहयोगी अब्बास भाई, इन्होंने विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की और मैं चाहूँगा जनता भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखे कि क्या वोट बैंक बचाने के लिए नीतीश नायडू और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वे एनडीए का साथ छोड़ देंगे या बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।